तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है कल, और 3.5 लाख लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए। अमित शाह की ये रैली होगी, लेकिन महागठबंधन में अभी तक बहुत खास तैयारी नहीं दिख रही है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक रार मची हुई है। महागठबंधन के घटक दल हम पार्टी के बड़े नेता, बिहार के बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसे पेच सुलझेगा। मांझी जी, आप लगातार मांग करते रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, सभी दलों के नेता साथ बैठें और नेता तय हो और सीट तय हो, लेकिन कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। अभी तक तो बना नहीं कमेटी। देखिए, परवाह न करने का मामला नहीं है, समय है और इसके चलते लोग इस तरह की बात कर रहे थे। अब समय आ गया है, हालांकि कर लेना चाहिए पहले, लेकिन अभी भी बहुत विलम्ब नहीं हुआ है। और इसी बीच में कोरोना वाला भी मामला आ गया, तो जाहिरतन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। अब आज कल या 10 दिन के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग बैठेंगे, सभी पार्टनर, और इस पर चर्चा होगी और महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई विभेद की बात नहीं होगी। एक स्वर से, एक मत से अगला चुनाव बिहार विधानसभा का लोग फेस करेंगे। अभी कहा जा रहा है कि आपकी बैठक हुई है मुकेश सहनी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ये गुप्त बैठक थी, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली भी निकल गए अहमद पटेल से मिलने। यानी क्या आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस तय करे कि किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, कौन नेता हो? नहीं, इस संबंध में तो बहुत स्पष्ट हम पहले बोले हैं कि हमारे महागठबंधन में 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक राजद और उसके बाद कांग्रेस। इन लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं, छोटे भाइयों को कैसे लेकर के चलेंगे, इन लोगों की जवाबदेही बनती है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाई है। इसी बीच में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इससे जनता में एक कन्फ्यूज़न भी हो जा रहा है। इससे बचने के लिए आवश्यकता है कि ये दोनों छोटी छोटी पार्टियों को बुलावें और बुला करके आगे क्या करना है निर्णय लें। हम समझते हैं कि वो सार्थक होगा और वो उसका दबाव विरोधियों पर जरूर पड़ेगा। और जहाँ तक हम लोगों के मिलने जुलने की बात है, तो ये जब एक दल में हैं, राजनीति में हैं, तो पारिवारिक बैठक हुआ करती है। कभी हम मिलते हैं, कभी सहनी मिलते हैं, कभी सीपीआई के लोग भी हम लोग से मिलते हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं मिलते, पप्पू यादव भी मिलते हैं। हो सकता है कोई कारण से न मिलते हों, मिलते रहे थे, मिले थे, अभी नहीं मिल पा रहे हैं। हम आशा ऐसा नहीं करते हैं कि वो हमसे आकर मिलें, लेकिन इतनी आशा जरूर हम लोग करते हैं कि कांग्रेस और राजद के लोग हम लोगों को बैठक बात करने के लिए बुलावे। वो भी नहीं हो पा रहा है। इससे कहीं न कहीं आम जन में कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम लोगों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम लोगों में है, देर ही सही दुरुस्त रूप में आकर के वार्ता होगी, और वार्ता के उपरांत हम लोग निश्चित रूप में ऐसा काम करेंगे जिससे कि एनडीए का सफाया बिहार से हो। तेजस्वी यादव से सवाल मैंने किया था कि आपके घटक दल के नेता नाराज हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि बात वो नहीं करेंगे, बात जगदानंद सिंह करेंगे घटक दलों से। तो क्या जीतन राम मांझी जगदानंद सिंह के साथ बैठकर सीट शेयरिंग करेंगे? देखिए, ऐसे तो हमको विश्वास नहीं है जो बात आप कह रहे हैं, कि कम से कम कोई अनुभव वाला व्यक्ति जिस बात की आप चर्चा किए वैसा नहीं कर सकता है। जगदानंद सिंह हैं क्या? जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर वो बात करेंगे तो हमारे BL बसंती साहब से बात करेंगे। यदि हमारी बात होने की बात होगी तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बेशक हम लोग छोटी पार्टी के लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निबंधन है, किसी को मान्यता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है बात करने का? ये जनरल एक समान आचार विचार का मामला, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके विपरीत भी ये बात आती है। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सब उन्हीं को नामित कर देता है, जगते बाबू को, कि यही बात करेंगे और सब लोग बात करेंगे, तो सम्मिलित बात होगी, वहाँ पर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे एक सिर्फ बात करेंगे वो, और बाकी लोग बात करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उचित नहीं लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा सीटों की मांग कर दी है और कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए।
आप कितना सहमत हैं इस बात में? हम 100% सहमत हैं कांग्रेस की इस एटीट्यूड से। अगर कांग्रेस ऐसा नेता लोग बोलते हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम बोलते हैं। हम यही अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस आफ्टर ऑल एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, कई एक राज्यों में उसकी सरकार है। वैसी परिस्थिति में किसी भी राज्य में कोई क्षेत्रीय पार्टी उनका नेतृत्व करे, हमको अटपटा लगता है। वैसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस के लोग बोले हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, तो ये बात तो बहुत पहले से हम बोले हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो नेतृत्व संभाले, हम लोग सब साथ देने को तैयार हैं। और वो दिन बहुत अच्छा होगा जिस दिन कांग्रेस के लोग नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आप लोगों का अलायंस होता है तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी को कितना सीट पर लड़ना चाहिए, बाकी दलों को कितना छोड़ना चाहिए? मुकेश सहनी ने कहा कि 100 सीट पर आरजेडी को लड़ना चाहिए, 143 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ना चाहिए, जिसमें 4 दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, हम पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, रालोसपा है। देखिए, मुकेश सहनी क्या बोल गए, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने जीवन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को जरूर समझने का काम किया है, और प्रजातांत्रिक मूल्य का ये तकाजा है कि जब गठबंधन हमारा है तो हम अकेले कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि सब मिलकर के बात ना हो। मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, वहाँ पर चर्चा होगी कौन कितना सीट पर लड़ेगा। जीत के लिए लड़ना है, न कि सीट के लिए लड़ना है। तो ये सारी बातों को सोचते हुए उसी समय निर्णय होगा जिस समय सब बैठ करके सीटों पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए हैं कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मिलने, तेजस्वी यादव से उनकी बात नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि संभावना है कि कांग्रेस पहल करेगी, आगे आएगी और सब दलों को लेकर समझौता कराएगी? हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप नेतृत्व संभालिए, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी या कोऑर्डिनेशन बनाइए जिससे कि सबकी वार्ता हो जाए। वैसे में कुशवाहा जी गए हैं मिलने अहमद पटेल साहब से या क्या है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं करना चाहते भी, इस माने में कि ऐसी बातें कुछ हुई ही नहीं है। अब ये मीडिया के लोग अपना कर रहे हैं, वो चलाते रहें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों का एक प्रयास है कि अभी के वर्तमान सिनेरियो में कांग्रेस को बिहार में आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। हम लोग उनको समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन माजी जी, अभी आप ओबीसी विधायकों की एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं, मोर्चा बना रहे हैं, एसटी ठीक है, तो अति पिछड़ों के लिए ओबीसी ना, अच्छा हाँ एसी एसटी के लिए मोर्चा बना रहे हैं आप। उसकी बैठक भी किया है, उस सभी दलों के एसी एसटी विधायकों को बुलाया भी था, सब लोग आए, लेकिन आरजेडी के विधायक तेजस्वी के यहाँ पहुँच गए और वहाँ बैठक करने लगे, पैरेलल बैठक होने लगी। देखिए, इस संबंध में बैठक का दौर 8 मई से शुरू हुआ था, दूसरी बैठक 18 को ही, तीसरी बैठक 28 को ही, चौथी बैठक 4 जून को तय। वो 28 तक जो बैठक थी उसमें आरजेडी के भी लोग थे। समन्वय समिति का गठन हुआ जिसमें आरजेडी के लोग भी थे। 29 तारीख को जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता स्वीटी हेम्ब्रम ने की जो राजद की थी। अब 4 तारीख के बैठक में डेवलपमेंट हुआ तो वो अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज़ादी के 73 साल बीत गए हैं। शेड्यूल कास्ट के समाज में, शेड्यूल ट्राइब्स के समाज में जो वांछित प्रगति होनी चाहिए, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक, वो नहीं हो पाई है। उसका कारण हम लोग समझ रहे हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कुछ मंत्र हम लोगों को दिया था, सुविधा देने की बात की थी, उस चीज़ को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जिससे संविधान लागू हुआ उसको अनुपालित नहीं किया गया। इशूज हैं कि अंबेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि जुडिशियरी में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। बाबा अंबेडकर ने ही कहा था कि जुडिशियरी के कार्य को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए
एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का आयोग का गठन होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात, बाबा साहब ने ही कहा था कि सरकारी सेवाओं में ही आरक्षण नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होना चाहिए। आज के दौर में जब सरकारी सेवाएं कम होती जा रही है, एक ज़माना था जब 85% सरकारी सेवाएं थी, आज वो सेवाएं मात्र 15 से 20% हो गई है। जाहिरतन हमारा क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है, ख़त्म होते जा रहा है। वैसी परिस्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार या कोई भी हो, प्रयास करना चाहिए कि हमारा रिजर्वेशन का अक्षुण्ण रहे और निजी क्षेत्र में भी हमको आरक्षण हो। ये सारे मुद्दा है। आपको लगता है कि कोई साजिश कर रहा है आरक्षण खत्म करने? अपना ये सारी मुद्दा है जो पार्टी हित से और दल हित से, दलगत भावना से उठ करके सोचने की आवश्यकता है। अगर नहीं सोचेगा तो 73 वर्ष हम लोग भिखमंगा के रूप में रह गए हैं और आगे वर्षों में भी हम भिखमंगा बने रहेंगे। हम सताए जाते रहेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से। आज शेड्यूल कास्ट का साक्षरता दर मात्र 28% है, जब जनरल साक्षरता दर नेशनल है 72%। क्यों 73 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अम्बेडकर साहब के कहने पर लागू नहीं हुआ। हमारा कहना है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हर तरह से जो अधिकार संविधान में दिया गया था उससे वंचित हैं। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ाई करने का कवायद होना चाहिए, जो इत्तेफाकन कहिए और अच्छी बात कहिए कि बिहार के कुछ लोगों ने, खास करके श्याम रजक जी ने, ललन पासवान ने इसको शुरू किया था। वो ऐतिहासिक घटना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें अगर कोई पैरेलल मीटिंग करता है तो ये तो पहली बार है। 12 मई को और बैठक, जून को बैठक होने वाली है, उसमें देखा जाएगा। अगर उस बैठक में नहीं आते हैं तो हम लोग मान के चलेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से शेड्यूल कास्ट का जो बर्निंग मुद्दा है उसको डेविएट करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। वो शेड्यूल कास्ट के हितैषी नहीं है, ऐसा हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो आपने सुन जीतन राम मांझी जी के तेवर कितने आक्रामक हैं और अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके हक हुकूक को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है।